गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का सेशन हम लोग शुरू कर। देखिए, कुछ का रिक्वायरमेंट आ रहा था कि आप सर सिलेबस कुछ बता दीजिए, क्वेश्चन बैंक तब बताइए। इस बार मैं अभी एग्जामिनेशन से पहले मैं टोटल क्वेश्चन करवा दूंगा और उसके बाद एक फाउंडेशन बैच में लाऊंगा बीपीएससी का, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जहां तक सिलेबस की बातें हैं तो हमने पहला लेसन खत्म कर दिया है। आज दूसरा लेसन हम बीपीएससी का लेके चलेंगे। जिस दिन अंतिम लेसन पढ़ा देंगे और कह देंगे कि आज ये अंतिम लेसन है, वही आपकी सिलेबस है। दूसरी बात है, ऐसे तो कंपटीशन में किसी चीज की सिलेबस नहीं होती है। जहां से वो क्वेश्चन पूछ दिया वही उसकी सिलेबस होती है। तो कंपटीशन में ये बहुत माइनर चीज होती है कि सिलेबस यहाँ से यहाँ तक होती है। ऐसा कुछ होता नहीं है। आप शुरू से लेके अंतिम क्षण तक कमांड रखेंगे, वही आपका सिलेबस। जैसे आज हम लोग परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में एक परिवर्तन होती है और ये परिवर्तन सब लोगों में होती है। मनुष्य में भी होती है, पदार्थ में भी होती है, हम लोग में भी होती है। और यही परिवर्तन आज केमिस्ट्री में जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जब इसको जोड़कर पढ़ते हैं तो ये परिवर्तन दो प्रकार के कहलाते हैं। एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, तो दूसरा को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा समझिए। कहता है कि भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जो जाए और फिर लौट के मेरे पास आ जाए। जिस रूप में जाए उसी रूप में हमें लौट कर मिल जाए, वो भौतिक परिवर्तन है। और जाने के बाद वो लौट के मेरे पास कभी ना आए, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपकी जवानी, और ये आपकी जवानी एक बार लौट के चली गई ना सर, या अब दोबारा लौट के नहीं आएगी ना सर, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसीलिए जितना सारा गाना बना है ना सर, हिंदी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, वो सब केमिस्ट्री पर ही बना है। जाए जाए जवानी लौट कर फिर ना आए, इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कि यानी दोबारा लौटने के बाद ना आए, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं सर। जैसे अगर आपके घर में दूध है सर, उसे आप लोग जमा करके दही बना दिए, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। आप चाहेंगे कि वही दही दूध में बदल जाए, तो वो नहीं बदलेगा सर। तब पक्का है कि नहीं बदलेगा, फिक्स है कि नहीं। चलिए, किसी पदार्थ का जल जाना, वो लौट के अब दोबारा कभी जीवन में नहीं आएगा, तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। सदम याद रखना और दिमाग में सेट करना कि किसी पदार्थ के जल जाना वो रासायनिक परिवर्तन है, अब लौट के नहीं आएगा सर, याद रखना। अब जैसे आपने दाल बना लिया, मसूर का दाल, कोई भी भोजन बना लिया, और सोचो है कि ये भोजन पक जाए, गलती हो गया, मेहमान ने फोन किया मैं आज नहीं कल आऊंगा। अब भोजन 10 आदमी के बन गई, आप सोच रहे हैं अब क्या करें, तो लौट के वो चावल अलग हो जाए, दाल अलग हो जाए, सब्जी अलग हो जाए, सब फिर जैसे पहले जैसा हो जाए, तो वो लौट के अब पहले जैसा नहीं होगा ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन, यानी जब पहले जैसा लौट के ना होना, तो रासायनिक परिवर्तन। सबसे खूबसूरत वाली बात क्या है, रासायनिक परिवर्तन लौट के नहीं आता है, जब होता है जब ये स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन कभी भी होता है तो अस्थाई होता है, ये बदलता उदलता नहीं है। एक बार बस हो गया तब हो गया, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन बस एक सीध में चलती है, वो लौट के बैक गियर नहीं लगाती है, जब सिर्फ वो आगे जाती है। इससे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। आप लोग केमिस्ट्री में दो पढ़े हो, एक होता है उत्क्रमणीय, एक होता है अनुत्क्रमणीय। और अच्छा समझिएगा, जैसे हम कहें ऐसे और ऐसे, आपको ऐसा हमको सिखाए उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, इस प्रकार से मैं आपको कुछ सिखाऊं, इस प्रकार से सिखाऊं, इसको हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय।
अगर तीर इस प्रकार से हो जाए तो इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या मतलब होता है कि जाए भी और लौट के आए भी, जाए भी आगे और लौट के आए भी पीछे, तो इसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं। और जो सिर्फ आगे चले जाए, लौट के ना आए, उससे उत्क्रमणीय कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है और अस्थाई होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, जाता भी है और लौट के आता भी है, और यह अस्थाई होती है। कैसा होती है? अस्थाई। और अस्थाई होने वाली घटना को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ जल जाए तो वो लौट के अब नहीं आएगा, मनुष्य भी जल जाएगा तो लौट के नहीं आएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य का जलना, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, दुनिया में हर पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन एक बार बन जाएगा, वो लौट के फिर अच्छा नहीं हो पाएगा, वो खराब हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, वो लौट के अब दूध नहीं बन पाएगा, ये ध्यान में रखने वाली। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो लौट के वापस आ जाता है। जैसे पानी का बर्फ में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। जब दिल करे, जब बर्फ से आप पानी में बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पानी से बर्फ में बदलना, कहता बर्फ से बाष्प में बदलना, बस बाष्प को रोके रखिए, जब चाहे जब पानी बना लीजिएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। बाष्प को ठंडा करके बर्फ बना लीजिएगा, ये भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का गलना, ये भौतिक परिवर्तन है। जब चाहे जब मोमबत्ती को आप गला लीजिए, जब चाहे जब उसको अच्छे से एक धागा डाल करके नया मोमबत्ती आप तैयार कर सकते हैं। मोमबत्ती का गलना ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जलना शब्द, जो जल गया लौट के नहीं आएगा ना, ये रासायनिक परिवर्तन है। जो लौट के आ सकता है ना सर, वो भौतिक परिवर्तन। चलिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो भौतिक परिवर्तन का मिलेंगे, और जो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो रासायनिक परिवर्तन के होते हैं। जैसे आपने शाम में मुर्गा चावल खाया, लेकिन सुबह रात में याद आया कि हमने किसी मुर्गा को काट दिया, गलत किया है। सुबह चाह रहे हैं कि वही मुर्गा जिंदा हो जाए, तो क्या जिंदा होगा? नहीं। खा लिया, पच गया, कहानी खत्म, लौट के नहीं आएगा, रासायनिक परिवर्तन। जो लौट के आ सकता है वो भौतिक परिवर्तन। चलिए, इसके लिए क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। भौतिक परिवर्तन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन बैंक करते हैं। कहता भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी का बर्तन का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। जब चाहे जब दोनों को अलग कर सकते हैं। इसको आप आराम से अच्छे से गर्म कर दीजिएगा, पानी वाष्प में बदल जाएगा और चीनी अलग हो जाएगा, जब चाहे जब अलग कर सकते हैं। तो ये भाष्य भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी भौतिक परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। और ये बीपीएससी 38 बीपीएससी 1922 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपके पास जल है और इसको आप गर्म करके वाष्प में बदल लेते हैं। जब चाहे जब वाष्प को भी जल में बदल लें, जल को वाष्प में बदल लें, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसा परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यूपी पीसीएस में 1992 में ये क्वेश्चन पूछा था। जल को वाष्प में बदलना कैसा उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब चाहे जब जल को वाष्प में बदल लीजिए गर्म करके, जब चाहे जब वाष्प को ठंडा करके जल में बदल लीजिए, माने आदान प्रदान करते रहिए, जब दिल करे जो कीजिए, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कहता है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन का हम लोग।
कभी कभी ये छरिया जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है, हमें पर खिसिया जाता है। अब क्या करें, हमको मनाना पड़ता है इसको। देखिए ये मानता है, देखिए देखिए कितना देर में ये मानता है, कितना बदमाशी कभी कभी करता है, हम पर खिसिया गया। देखिए अब पुनः कह रहा है कि एक बार फाइल को दोबारा खोलो हमें। अब खोलना पड़ रहा है हमें। सब क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे और अच्छे से हर क्वेश्चन को देखेंगे किसका सही जवाब क्या हो, और हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। स्प्रिंग का खींचना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बादल का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का संश्लेषण या सूर्य से प्रकाश निकलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट रे की मदद से अगर ऑक्सीजन बन रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अच्छे से रासायनिक परिवर्तन को एक बार ढूंढना है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन है। प्रिज्म से गुजरने वाली श्वेत प्रकाश 7 रंग में विभक्त जाती है, ये भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ये भौतिक परिवर्तन है। नमक में पानी घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये भौतिक है, भौतिक है, भौतिक है। रासायनिक को ढूंढना है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्जी एक बार पक गया लौट के वो दोबारा अब सही नहीं होगा। आपके यहाँ कर कुटुम आए या कैंसिल कर दे, अगुआ आए या आपका अगुआ भाग जाए, सब्जी जो बन गया ना सर, मुलायम हो गया ना सर, अब वो सही नहीं होगा, चाहे तुम मर जाओ चाहे हर जाओ। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है भाई, क्लियर रखना। कहता निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन है। दूध का स्कंदन, अस्मेल आ जाना दूध से, ये रासायनिक परिवर्तन है। एक बार दूध खट्टा हो गई ना तो दोबारा वो दूध मीठा होने वाली नहीं है भाई। लाख चीनी मिलाते रहा, कुछ भी मिलाते रहा, दूध खट्टा ही रहेगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो केवल थ्री रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और पहला और दोनों दूसरा ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना देना, नमक का ठोस अवस्था में बनाकर रख देना, ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का गला देना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूध में अस्मेल आ गई ना तो वो दूध तुमसे अब तो ठीक नहीं होगा ना, ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन को ढूंढना था, तो दूध में अस्कंदन या स्मेल आ जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। विषम का पता लगाइए, इसमें विषम कौन है? फल का पकना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सीमेंट का जम जाना, एक बार सीमेंट जम गई, तुम सोचो कि वही सीमेंट अब पाउडर बन जाए, दोबारा बोरा में कस के दोबारा बेच दिया जाए, नॉट पॉसिबल दोस्त, ये संभव नहीं है, चाहे अब तुम कुछ भी कर लो, ये संभव अब नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो दोस्त। यानी मतलब ये हुआ कि ये हुआ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जल गया वो निमन अब नहीं होगा, कहानी खत्म। ये रासायनिक परिवर्तन। कहता है विषम के पता लगाइए, इसमें कोई भी विषम है नहीं, सब सम है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई विषम है ये नहीं है, सब के सब रासायनिक परिवर्तन है, इसमें कोई भी विषम नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा। ये 2022 का क्वेश्चन है, 2025 चल रही है अभी। कहता है उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, एकदम बात सही है। उच्चतर तापमान पर रासायनिक गति
और तेज द्रुत माने तेज हो जाती है। दोनों बात सही है। ये और दोनों बात सही है और एक दूसरे को इन्होंने व्याख्या किया भी और ये दोनों बात सही है। व्याख्या भी करती है और दोनों बात सही है। जब जब आप ताप बढ़ाओगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मान बढ़ जाएगा, तेजी से रिएक्शन होगा, बहुत फास्ट होगा और उसका अणु का गति यानी अणु के भागने का गति, अणु को टकराने का गति, अणु का रिएक्शन करने का गति, वो हाई स्पीड से रिएक्शन करेगा। तो ये दोनों बात सही है, ए भी सही है आर भी सही है, दोनों बातें सही है। कहता है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये आपका उष्मा के रूप में अलग होती है। किसमें? उष्मा के रूप में। जैसे आपने NaCl किसी साल्ट को तोड़ेंगे तो ये बनेगा Na प्लस और Cl। इस पर थोड़ा सा आप पानी गिरा दीजिए तो होगा क्या कि ये Na अलग हो जाएगा, NaOH अलग हो जाएगा और ये Cl अलग हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो यहां से उष्मा भी बाहर निकल जाएगा साथ में, तो ये उष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलता है। ये जल अपघटन का उदाहरण है। अब जरा समझिएगा, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो हमारे आसपास के जितने भी दूधिया भाई हैं जो दूध तसीलते हैं 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर 100 लीटर 500 लीटर, एक अच्छा सा अनुमंडल स्तर पर सुधा वाला दम अपना सेंटर बैठाए हुए है और ये सभी लोग सुधा वाला सेंटर में जाके दूध को जमा कर देते हैं। सुधा वाला बड़ा सा ड्राम 40,000 लीटर, ज्यादा नहीं 40,000 लीटर का एक ड्राम लगाए हुए है। 40,000 लीटर को गर्म करने के लिए नीचे से चूल्हा भी लगाया, पूरा व्यवस्था नीचे टाइट रखे हुए। इसको दम आराम से, ज्यादा नहीं 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करता है और एकाएक ठंडा कर देता है। ठंडा जैसी करता है ये दूध में जितना कीटाणु विषाणु था सब मर जाता है। फिर ठंडा करके छोटे छोटे पैकेट में 1 केजी, आधा केजी में, 2 केजी में पैक कर देता है और पैक करके दूध उपलब्ध करवाता है और ये दूध सुधा कहलाती है। और आप लोग को मार्केट में बहुत सारा काउ मिल्क के नाम से आप लोग जानते होंगे, सुधा के नाम से, अमूल के नाम से जानते होंगे, ओसम के नाम से जानते हैं। और यह प्रक्रिया पास्चुराइजेशन कहलाता है, यानी दूध को एकाएक गर्म कर देना फिर एकाएक ठंडा कर देना, सभी विषाणु कीटाणु को मार देना। अब देखिए होता क्या है कि दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, यह बात गलत है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ये बात गलत है। दूध को पहले देर तक गर्म किया जाता है फिर इसी समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है और यह प्रक्रिया पास्चुराइजेशन कहलाती है। और ये घटना पास्चुराइजेशन सिर्फ दूध के साथ होता है, नहीं कि चाय के साथ होता है, नहीं कि कॉफी के साथ होता है, नहीं कि कोको कोला के साथ होता है, नहीं कि माजा के साथ होता है। ये सिर्फ घटना दूध के साथ होती है। 92 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहता है पास्चुराइजेशन जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो दूध को निर्जमीकरण से। निर्जमीकरण का मतलब होता है कि पहले का एक गर्म करो और गर्म कितना पर करो, तो लगभग 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर लो इसको और एक का एक ठंडा कर लो। जब इतना गर्म कर लिए हो तो इसको ठंडा कर लो और इसको दूध का निर्जर्मनीकरण कहते हैं। निर्जर्मनीकरण, निर्जर्मीकरण कहते हैं। और ये दूध का निर्जर्मनीकरण ऑस्टेलाइजेशन, स्टीलाइजेशन, स्टीलाइजेशन कहलाता है। इसको इंग्लिश में स्टीलाइजेशन कहते हैं, दूध का निर्जमीकरण कहते हैं। और इसमें 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करते हैं और उसके बाद हम लोग एकाएक ठंडा करते हैं, तो वह दूध में जितना सारा कीटाणु और विषाणु होता है सब मर जाता है और फिर 1 केजी और 2 केजी और आधा केजी के पैकेट में पैक करके बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो इस घटना को ऑस्टेलाइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? लवणीकरण, समुद्री जल, समुद्र जल को लवणीकरण करते हैं, एकदम सही बात है।
प्रतिलोम परासरण से पेयजल प्राप्त होता है, ये भी सही है। प्रोटीन जो है विकृतीकरण से मिलता है, सही बात है। पास्चुराइजेशन से दूध मिलता है न कि चाय, दूध मिलता है न कि चाय, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो सही जवाब डी हो जाएगा। तो चाय नहीं मिलती है, दूध मिलती है, एकदम सही जवाब है डी। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? अब जब आप समझिएगा, जब गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, तो उसमें फास्फोटेज तेज एक इंजाइम है, इंजाइम है जो मिल्क में पाया जाता है, और यही इंजाइम जो है हमारा मिल्क के लिए बहुत बेहतर इंजाइम होता है, ये इंजाइम, और ये दूध में पाया जाता है, और दूध के परीक्षण के लिए ये इंजाइम बहुत काम आता है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाती है। जब किसी पानी में आप कोई अशुद्धि मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, ग्लूकोन डी मिलाएंगे, या कोई भी दुनिया का पदार्थ आप पानी में मिलाएंगे, दुनिया का कोई भी पदार्थ आप पानी में मिलाएंगे, मिला के देखिएगा, उसको खौलने का दर बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक का दर बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ाना है किसी जल का, तो पानी में कुछ मिला के देखिए, तुरंत क्वथनांक बढ़ जाती। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। आपको कुछ नहीं करना। जब आपको 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर चाहिए ना, तो नमक में बर्फ मिला दीजिए, टेम्परेचर 0 से नीचे चल जाएगा। याद रहे, जब कभी जीवन में हमको 0 से नीचे का टेम्परेचर चाहिए, 0 का नीचे का, तो बर्फ में नमक मिला दीजिए, टेम्परेचर 0 से नीचे आ जाता है। याद रहे, जब कभी हमको 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर चाहिए, तो बर्फ में नमक मिला दीजिए, वो जो 0 से नीचे आ जाएगा। यानी कथन ए एकदम सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, गलत बात। बर्फ जो है नमक घटा देता, बर्फ का नमक बर्फ का हिमांक बढ़ा देता है, ये बात गलत है। क्या करता है? घटा देता है, बढ़ाता नहीं है, घटा देता है। तो ए और आ दोनों सही है। ए सही है, स्पष्टीकरण है, गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। पहला बात सही है, दूसरा बात गलत है। और 1993 में पूछा था, 1998 में पूछा था। बिलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन पर प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में विलियन की सांद्रता कहते हैं, और विलियन की सांद्रता को कई भागों में बांटा जाता है। इसको 8 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा को बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा को बोलते हैं आयतन प्रतिशत, चौथा को बोलते हैं मोलरता, और पांचवा को बोलते हैं मोललता, छठा को बोलते हैं नॉर्मलता, और सातवां को बोलते हैं मोल अंश मोल प्रभाज, और आठवां को बोलते हैं पीपीएम, और नौवां को बोलते हैं फॉर्मलता फॉर्मलिटी। विलियन के सांद्रण को 9 भाग में बांटा गया है। तो कहता है प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोललता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, पीपीएम कहते हैं, और फॉर्मलता कहते हैं। और ये विलियन की सांद्रता कहलाती है। सब में एक ही चीज, ये फॉर्मूला आपको सब में लग जाए। कहता है कि 2 तरल ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए अगर तरल ए प्लस तरल बी को मिला देते हैं, तो कभी भी एंट्रोपी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एंट्रोपी परिवर्तन चाहे एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच का मान 0 होना चाहिए। डेल्टा एच का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब मिश्रण तापीय धारिता 0 होना चाहिए। डेल्टा एच का मान 0 होना। आदर्श विलयन वही है जिसको मिला देने के बाद डेल्टा एच का मान 0 आ जाना चाहिए।
ना तो ऊष्मा बढ़ना चाहिए और ना ही ऊष्मा घटना चाहिए। यदि दो तरल पदार्थ को मिला दिए, या तो ऊष्मा बढ़ गई तो वो आदर्श विलयन हो ही नहीं सकता है। यदि दो तरल पदार्थ को मिला दिए और ऊष्मा घट गई, विलयन ठंडा हो गया, तो वो आदर्श विलयन हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ना तो ऊष्मा बढ़ना चाहिए, ना तो ऊष्मा घटना चाहिए, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी डेल्टा एच बराबर 0, तापीय धारिता शून्य होना चाहिए। कहता है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर नमक जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। एकदम सही सही सही। जल का हिमांक घट जाता है। एकदम सही सही। जल में जब इथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। अरे बाप, ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी कथनों का विचार कीजिए, सही में क्या इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों बात सही है, पहला बात सही, दूसरा बात सही। मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल मिला देने पर जल का क्वथनांक घट जाता है, यानी पहला और दूसरा दोनों बात सही है। पहला और दूसरा दोनों बात सही है। शुद्ध जल में नमक घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। एकदम सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल घोला जाता है तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी बातें सही है, मतलब पहला भी बातें सही है, दूसरा भी बातें सही है, मतलब दोनों दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाए। एक प्रबल वैद्युत अपघट। प्रबल वैद्युत अपघट का मतलब होता है भाई, इसको कितनों भी तनु कर दो, कितनों भी तनु कर दो, कितनों भी तनु कर दो, मतलब कितना भी पातल कर दो, कितना भी पतला बना दो, कितना भी पानी मिला दो, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आयनों में नहीं होनी चाहिए। कहता है कि उसके चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। तनु करने पर चालकता में कोई प्रभाव प्रभाव ये नहीं पड़ना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसी को एक प्रबल वैद्युत अपघट कहा जाता है। दूध है इमल्सन। इमल्सन का मतलब होता है, जरा समझिएगा कि दूध में क्या क्या होता है। दूध में समझिए 70% वाटर होता है। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, दूध में 70% वाटर और 30% मटेरियल होता है। 30% मटेरियल होता है। 30% मटेरियल में क्या क्या होता है? तो पी से प्रोटीन होता है, उसी में केसिन भी होता है। दूध में केसिन भी पाया जाता है। दूध में वसा भी पाया जाता है, और वसा 3.5% के लगभग आसपास होती है दूध में वसा। और ये दूध में वसा आप जब चाहे जब निकाल सकते हैं। दूध को दही जमा दीजिए, और दही जमा के एक पतीला में लेकर के और उसको थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ऐसे कस के कर दीजिए। वो होगा क्या कि सीधे पानी से, दूध से, मट्ठा से, मक्खन से, दही से मक्खन ऊपर आ जाएगा, और वही वसा आपस में मिला हुआ रहता है, और इसी घटना को इमल्सन कहते हैं। तो दूध इमल्सन है, पायस है। इसमें दो तीन पदार्थ आपस में मिला हुआ रहता है। दूध इनमें किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण है। दूध इमल्सन का उदाहरण होता है। इनमें से कौन सा कोलाइडी नहीं है? कोलाइडी विलयन में समझ जाइए कौन कौन से कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन का मतलब होता है जो टिंडल प्रभाव दे। दूध हमारा टिंडल प्रभाव देता है, खून हमारा टिंडल प्रभाव देता है, आइसक्रीम हमारा टिंडल प्रभाव देता है। शहद हमारा टिंडल प्रभाव नहीं देता है। तो शहद जो है कोलाइडी विलयन में से नहीं आती, या कोलाइडी विलयन नहीं है, या कोलाइडी विलयन नहीं है। शहद आपका कोलाइडी विलयन नहीं है, याद रखिए। कुहासा, कुहासा में दो चीज रहता है, हवा भी होती है और जल भी होती है। हवा थोड़ा ज्यादा होती है, जल थोड़ा कम होती है। हवा को आप गैस कह लीजिए और जल को आप द्रव कह लीजिए।
यानी गैस और द्रव के मिश्रण को कुहासा कहते हैं, जो ठंडा के दिनों में दिसंबर और जनवरी के महीना में चारों तरफ से कुहासा जब घेर लेती है, तब लगता है कि हम लोग, हमारा जो बदन पर कपड़ा है वह पूर्ण रूप से भींग चुका है, और वहां पर छोटे छोटे जलवाष्प के जो अणु है ना सर, वो पृथ्वी के संपर्क में नीचे आने लगता है सर, ऊपर से, और इसी को हम लोग कुहासा कहते हैं। कुहासा में गैस ज्यादा होती है और द्रव कम होती है। गैस में द्रव के विलयन को कुहासा कहते हैं सर। और कोई ऐसा व्यक्ति ना होगा जो जिन्होंने कोई कुहासा देखा ही नहीं हो। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर अपने से खुद से विचार कीजिए। हम विचार किया करें, आपको खुद ही विचार करना है। कहता है कि कथन एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। कथन ए, बात पहला, एक गिलास पानी में नमक घोल समरस होता है, एकदम बात सही है। समरस का मतलब सब जगह एक समान, समरस का मतलब सब जगह एक समान समरस। कारण कहता है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में तो नहीं। ये बात गलत है, ये बात गलत है। कहता है कि ए सही है आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, ये बात सही है। ए सही है आर गलत है, ये बात को ध्यान में रखना। ए सही है और गलत है, पूरे संगठन का घोल का समरस नहीं होता है, ध्यान में रखना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से जरा पढ़िएगा। कहता है कि यदि 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त विलयन का घोल तैयार किया जा रहा है, सही। तो निम्न में कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान बदल ही जाएगा, घनत्व बदल ही जाएगा, सांद्रता बदल जाएगा, आयतन जस के तस होगी, ये नहीं बदलेगा। तो याद रहे 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में जब घोला जाए, 100 ग्राम चीनी को जब आधा लीटर पानी में घोला जाता है तो क्या क्या बदल जाती है? द्रव्यमान बदल जाती है, घनत्व बदल जाती है, सांद्रता बदल जाती है, लेकिन आयतन नहीं बदलता है। सही जवाब आयतन होगा। ये 2017 यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। कहता है कि पानी मिट्टी से जड़ तक जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे परासरण कहते हैं। आप परासरण की घटना को ध्यान से सुनिएगा, एक कहानी बड़ा मजेदार कह रहे हैं। आप ये कहानी को आप सभी जगह शेयर कीजिएगा, इस कहानी को आप सभी जगह शेयर कीजिएगा, सब लोग को बताइएगा। मैं कहानी परासरण पर आज करने वाला हूं। ये घटना है परासरण, ये कहानी है परासरण की, स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूं। ये परासरण का स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। परासरण को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक एबे नॉलेट ने बताया था। कोई पूछे ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक एबे नॉलेट ने बताया था। एबे नॉलेट ने बताया था। अब क्या क्या परासरण होती है, बात को समझना है, आपको अच्छे से समझना है। एक कहानी मैं आपको 15 मिनट की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, 20 मिनट का स्टोरी है सर। जीवन भर का परासरण का दुख आज मिट जाएगा। पूरे जीवन में जब जब परासरण से क्वेश्चन आएंगे, हमारे गांव का, हमारा जिंदगी का, हमारा बचपन आपको याद। हमारा बचपन बहुत गरीबी, मतलब लो से लो कैटेगरी में हम लोग पले बड़े बड़ा हुए। हमारे गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति, अगर हमारे गांव के कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको याद आ जाएगा पूरी कहानी। हमारे गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास टेलीविजन था, वो हम लोग के अंकल लगते थे, और उनके शादी में सबसे पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिला था, और उन व्यक्ति का नाम था संजय जी।
अगर हमारे कोई गांव के बच्चे इस देख रहे होंगे वीडियो को तो वो समझ जाए कि संजय जी कौन है। हमारा गांव दो भागों में बटा हुआ है, बीच से रोड ऐसे गुजरा हुआ है। हम लोग इस गांव वाले सभी लोग मिल करके इस रोड का नाम एसपीएम रखे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स अर्ध पारागम झिल्ली। अर्ध पारागम झिल्ली, चलो अर्ध पारागम झिल्ली क्या है बाद में देखा जाएगा। एसपीएम कहते हैं, हम लोग इस रोड को नाम एसपीएम रखे हैं। इस रोड के इस साइड में संजय जी का यहाँ पर घर है, हमारा घर यहाँ पर आपका मिलेगा। पहले आज से 20 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूं, 20 साल पहले की, 20-22 साल पहले की, 25 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूं। तो पूरे गांव में एक टीवी हुआ करता था जो संजय जी के यहाँ रहता था। संडे के दिन रामानंद सागर के द्वारा, एक संडे के दिन रामानंद सागर के द्वारा टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर एक प्रस्तुति आई जिसका नाम था रामायण। रामायण जब आया पहले बार टेलीविजन पर तो दुनिया के लगभग रामायण से प्यार करने वाले हर व्यक्ति संडे के अपना काम छोड़ के रामायण देखने में जुट जाते थे। हमारे गांव के जितना सारा घर के आदमी था सब संजय जी के दूरा दलान पर, यहाँ संजय जी के घर हुआ, यहाँ दूरा हुआ, दलान हुआ संजय जी का, सब उनके घर यहाँ दलान पर आके बोरा बिछैले है। इधर का जितना सारा आदमी है, इधर का जितना सारा आदमी है, सब लोग संजय जी के यहाँ टीवी देखे गया। संजय जी भी क्या करते थे कि अपने घर से टीवी निकाल करके दूरा पर लगा देते थे संडे के संडे, और ये सीरियल आती थी 8 से 9, 1 घंटा आती थी। हम लोग क्या करते थे कि 30 मिनट पहले ही 7:30 में अपना बोरा इनके दलान पर बिछा लेते थे और जगह लूट ले रहते थे कि जैसी टीवी 8 बजे चालू होगा सीट हमनी के बुक। एक एतवार चला, 2 एतवार चला, 3 एतवार चला, 4 एतवार चला, धीरे 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 हम लोग को रुचि जग गई और धीरे धीरे इधर का लोग सब संजय जी के दरवाजा पर टीवी देखने चले गए। इनके पिताजी जो थे थोड़ा सा संजय जी के रिस्पेक्ट में, मतलब उतना नहीं चाहते थे कि हमरा बचवा संजय जी घर से टीवी निकाल के दूरा पर लगा दे और गांव के सब आदमी को टीवी दिखावे 8 सनों में, वो नहीं चाहते थे। लेकिन संजय जी का सब लोगों से लगाव था और अपने लगाव के कारण संजय जी पूरा गांव के पूरा जवार के टीवी दिखाते थे। वो हमेशा डांट भी सुनते थे अपने पिताजी से कि ऐसा है कि तुम सबको टीवी दिखाते हो, ये अच्छा नहीं करते हो। फिर भी वो मुस्कुरा के रह जाते थे और लोग को टीवी दिखाना ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि मामला रामायण का था सब। एक दिन उनके पिताजी पूरा गर्म हो गए, खिसिया गए और टेलीविजन को रख दिए पेटी में, गोदरेज में रख दिए। उससे पहले सबको चेता दिए कि देखो तुम लोग को टीवी देखना है तो घर के अंदर टीवी देखो, घर के बाहर टीवी नहीं जाएगा। जब संडे आया हम लोग टेलीविजन का दूरा पर दलान पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर के अंदर से रामायण का आवाज आ रहा था। आप लोग भी कभी कभी ऐसा जीवन में घटना घटा होगा। हम लोग को लग गया कि 8 बज गया, अभी तक टीवी नहीं निकला है, मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। 8 से 9 हम लोग ढेर बहुत सारे आदमी उनके घर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं लेकिन टीवी निकला नहीं। पिताजी उनके बाहर ही बैठे थे, सब लोग घर में उनके परिवार टीवी देख रहे थे, रामायण देख रहे थे। हम लोग बाहर चक्कर मार रहे थे कि अब टीवी निकले कि तब टीवी निकले। बड़ा निराश मन से एक संडे लौट गए। दूसरा संडे हमने इंतजार किया, तब लौट गए, टेलीविजन बाहर नहीं निकला दूरा दलान पर। हम लोग एक संडे आशा देखे, 2 संडे आशा देखे, नहीं देखे टीवी, ऐसी रह गए। पूरे गांव के लोग ऐसे ही रह गए। उनके पिताजी क्या किए कि घर के सब आदमी को टीवी दिखा रहे थे और गांव वाला के आदमी को लिलका रहे थे, हम लोग टीवी देख ही नहीं रहे थे। बड़ा मन में दुख था कि कैसे ऐसा क्यों कर दिए संजय जी के पिताजी। हम लोग को दादा लगते थे लेकिन हम लोग करे तो क्या करें, चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब एक दिन की घटना है कि इनके जो संजय जी के पिताजी थे वो टीवी को रख दिए पेटी में। अब पेटी में रख दिए तो घर के आदमी भी टीवी देखना बंद। आज जब घर के आदमी टीवी देखना बंद तो 8 से 9 संडे के दिन घर के आदमी भी छटपटा रहा है कि अब रामायण कैसे देखेंगे।
उसी दौरान के बात है कि हमारे घर के बगल में, मेरा यहाँ घर था रोड के इस साइड, मेरे घर के बगल में एक घर था जिनका नाम था लालदेव जी। अब मेरे घर के बगल में एक है लालदेव जी, ये हमारे बड़ भाई हैं, हमारे भैया लगते हैं। और एकदम चैत बैसाख के महीना है, पता चला कि लालदेव जी के देखने के लिए कुछ बगल के गांव से कर कुटुंब आए हैं। मतलब बगल में दो दो मतलब 2-3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर से कुछ कुटुंब आए हैं और लड़का देखने के लिए आए हैं। लालदेव जी, इनके पिताजी ऑफिसर, इनका खेत बधारी बहुत ज्यादा, गांव के अमीर आदमी में से आते थे। 50 बीघा इनका खेत। पिताजी बिजली विभाग में ओसियर थे, बड़ा बाबू थे। और बेटा एकदम नए नए, अभी एकदम तुरंत जवान हो ही रहे थे लालदेव जी। और किसी की लड़की वाला को पता चल गया कि इनके गांव में एक लड़का है जिनका 50 बीघा खेत है, नाम है लालदेव जी। तो वो कुटुंब आ गए। हम लोग इस बात को पता चला कुटुंब आया है, हम लोग खुशी से पागल हैं। कुटुंब लालदेव जी पर आया, खुशी से हम लोग पागल हैं। सोचिए क्यों पागल है? क्योंकि उस जमाने में टीवी का मिलना समझो कि भगवान से भेंट होना था। पता चला कि शादी सेट हो गई, हम लोग खुशी से पागल हो गए। क्योंकि इनको जब शादी सेट हुई तो कुछ ही दिन के बाद मार्केट में कलर टेलीविजन आया था। तो इनको शादी में कहा गया कि कलर टेलीविजन मिलेगा, सोना का सिकरी मिलेगा, सोना की अंगूठी मिलेगा। और इनको खुशी की बात है कि एक राजदूत भी मिला था। जिस जमाने में साइकिल, रेडियो और घड़ी दिया जाता था, उस जमाने में इनको राजदूत और कलर टीवी और बैटरी दिया गया। हम लोग मना रहे हैं कि कब इनकी शादी हो जाए, क्योंकि इधर से टीवी देखना बंद हो था। यहाँ हम लोग संजय जी के यहाँ टीवी देखते थे, अभी टीवी लालदो जी के यहाँ लग रहा है। अब शादी हो जाए चाहे तब शादी हो जाए, हम लोग शादी से मतलब हम लोग को थोड़ी ये था। हम लोग का मतलब था कि लालदो जी क्या कब टीवी मिल जाए, बाकी शादी हो ना हो हम लोग को क्या बेनिफिट है। तो हम लोग टीवी के फेरा में भगवान से मना रहे हैं कि शादी जल्दी हो जाए। जैसी शादी हुआ टेलीविजन मिला, लालदेव जी सब लेकर के दुख देख ही रहे थे कि फटाक से अपन घर से बाहर दूरा पर टेलीविजन निकाल दिए। जैसी यहाँ टेलीविजन निकाल दिए तो हुआ क्या कि इधर का जितना सारा आदमी था, इधर का जितना सारा आदमी था, सब लालदेव जी के दरवाजा पर चले गए टीवी देखने। पहले आदमी इधर से इधर जा रहा था, इस रोड के पार करते हुए इन्हें आदमी कुछ नहीं रहता था। जिन्हें आदमी नहीं रहता है ना, उसको केमिस्ट्री में तनु कहते हैं। और जिधर बहुत ज्यादा आदमी रहता है ना, उसको केमिस्ट्री में सांद्र कहते हैं। और तनु से सांद्र की ओर होने वाली गति को परासरण कहते हैं। जब टेलीविजन संजय जी के यहाँ चल रहा था तो इस घटना को परासरण कहते हैं। यानी तनु से सांद्र की ओर होने वाला घटना को परासरण कहते हैं। तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की होने वाली गति को परासरण करते हैं। और रोड के पार होके हम लोग जाते थे, यानी एसपीएम को, अर्ध परागम झिल्ली को पार करते हुए तनु बिलियन से सांद्र बिलियन को होने वाले गति को परासरण कहते। लेकिन जब लालदो जी के यहाँ टीवी निकला, हम लोग सब टीवी में संडे के दिन बैठे हुए थे। 8 से 9 टीवी देख ही रहे थे कि 9 जैसी बचा। तो हम लोग जैसी अब खड़ा हुए थे, देखे कि संजय जी भी आल हैं। हमने बोला कि अंकल आप इधर। बोले का कहे बेटा, हमारे पिताजी टीवी बंद कर ले हैं पेटी में, इसीलिए हमरा से रहा नहीं गया, हम भी इन्हें मार दिए घटना टीवी लालदो जी ने देख ली। अब उस समय टीवी रामायण में ऐसा मजा आता था कि सब काम छोड़ के हम लोग देखते थे। हमने कहा मुस्कुरा रहे हमने सब लड़कन, अब ही उल्टी गंगा बह गया। पहले इधर से इधर हम लोग टीवी देखे जाते थे, अब ये के आदमी सब इन्हें टीवी देखे जा रहा है। इस घटना को उल्टा परासरण कहते हैं। इस घटना का नाम है उल्टा परासरण। जब प्रसरण की क्रिया उलट जाती है तो उल्टा प्रसरण होती है। और उल्टा प्रसरण में सांद्र से तनु की ओर आने लगता है। जब कहे उल्टा प्रसरण, कहना सांद्र से तनु की ओर होने वाली गति को उल्टा प्रसरण कहते हैं। और ओनली प्रसरण तो तनु से सांद्र की ओर होने वाले गति को प्रसरण कहते हैं। और उल्टा प्रसरण के माध्यम से ही, ऐसे उल्टा प्रसरण को मैं लिख देता हूं, उल्टा प्रसरण। उल्टा प्रसरण को इंग्लिश में
रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स से हमने आर लिया, ऑस्मोसिस से हमने ओ लिया, और इसी से बना लिया आरओ वाटर। यानी आरओ वाटर का आविष्कार उल्टा प्रसरण से हुई, और उल्टा प्रसरण से ही ऑटो वाटर बना, और इसी के माध्यम से, उल्टा प्रसरण के माध्यम से ही समुद्र के जल को शुद्ध करके पीने लायक बनाया जाता है। यानी समुद्र के जल को, नमक को छाट लिया जाता है और पानी को निकाल लिया जाता है, और जिस झिल्ली से पानी पार होता है ना, उसको एसपीएम कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली वैसा झिल्लियां होती है जिससे सिर्फ और सिर्फ पानी पार होता है, विलायक पार होता है। चीनी नमक की औकात नहीं है कि एसपीएम से पार होके दिखा दे। एसपीएम से सिर्फ विलायक के अणु के पार होते हैं, ना कि विलेय के अणु रुक जाते हैं। उसे हम लोग एसपीएम कहते हैं, अर्धपरागम झिल्ली कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सभी जगह होती है। वनस्पति में भी एसपीएम होता है, अंडा में भी एसपीएम होता है, प्याज लहसुन सब में एसपीएम होता है, और पौधा में भी एसपीएम होता है। और इस एसपीएम के पार करते हुए जड़ के पानी पत्ती तक पहुंच जाती है। इस घटना को परासरण का। अब जरा देखिएगा, यह पानी मिट्टी से जड़ जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो उस घटना को परासरण कहते हैं। यानी पौधा के नीचे से पत्ती तक पहुंच जाना, पानी प्रक्रिया परासरण का। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कहता खीरा को जब काटिएगा और खीरा को खाइएगा, उसके ऊपर नमक लगाते हैं। जैसी नमक लगाएंगे सर, विलयन सांद्र हो जाएगा सर। तो तनु से सांद्र की ओर होने वाली घटना को परासरण कहते हैं। तो खीरा के ऊपर नमक लगाने से पानी चपचपा जाता है, यानी खीरा के पानी ऊपर आ जाता है। इस घटना को परासरण का। जैसे खीरा पर नमक लगाइएगा, खीरा के पानी बलबला के बाहर भागता है। इस घटना को परासरण। हाल 21 में क्वेश्चन पूछा था खीरा वाला। आगे हम लोग देखते हैं। परासरण के प्रक्रम में, प्रक्रिया में विलायक सांद्र घोल से तनु की ओर, घोल की ओर जाता है। अरे चुट्टा, गलती बात तुम कहा लिखा रे चुट्टा। तनु घोल से सांद्र घोल की ओर जाता है, गलत बात है। उल्टा प्रसरण में तनु घोल का बाह दापा लगाया जाता है, ये भी चुट्टा गलत बात। तो ना पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। और आईएएस के एग्जाम में 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया, दोनों बात इसका गलत। कहता है परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि एक एसपीएम झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दिया जाए, तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से किसी के निकलकर, झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रभावित हो जाता है। सही बात है। विलायक के प्रभाव की यह प्रक्रिया प्रतिलोम प्रसरण कहलाती है। यह बात गलत है। एक ही बात सही है, केवल एक ही बात सही है। प्रतिलोम प्रसरण यह नहीं कहलाती है। प्रतिलोम प्रसरण कुछ और घटना है। ठोस अशुद्धि को शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी होती है? आसवन जो है लिक्विड को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तरल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वपातन ठोस के लिए होता है। प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ये ठोस के लिए होता है, ये भी ठोस के लिए होता है। तो ये वाला ठोस है, ये वाला ठोस है। कौन है जो ठोस की प्रक्रिया में नहीं आती है? तो आसवन लिक्विड की प्रक्रिया में आती है। यह शुद्ध, यह विधि ठोस की प्रक्रिया में शुद्धकरण में नहीं आती है। ठोस के शुद्धिकरण में आसवन का उपयोग नहीं किया जाता है। आसवन का उपयोग लिक्विड तरल को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी जो है, इसको हम लोग वर्ण लेखकी या वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण लेखकी कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। और इसका उपयोग
कलर कंपाउंड को शुद्धिकरण में किया जाता है। अगर दो गो रंगीन पदार्थ आपस में मिल गया ना, तो उसको शुद्धिकरण में क्रोमैटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है, लेकिन कलर होना चाहिए। कलर कंपाउंड के शुद्धिकरण में, कलर कंपाउंड रंगीन पदार्थ को शुद्धिकरण में इसका उपयोग कर, रंगीन पदार्थ के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प पर बनने की प्रक्रिया को याद रखिएगा। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। इंग्लिश में से हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस से वाष्प या वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहता है, और ठोस कपूर ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूना को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। मतलब आप किसी को ठोस को हवा में रखे और वो गायब हो गया, होगा ही, गायब होगा, इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को हवा में रखिएगा गायब हो जाएगा, नैप्थालीन को हवा में रखिएगा गायब हो जाएगा। शुष्क बर्फ को, इसका फॉर्मूला होता है CO2, हवा में रखिएगा गायब हो जाएगा। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ को हवा में रखिए वो गायब हो जाए, इस घटना को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन, माने ठोस को जैसे हम लोग गर्म किए तो ये गैस में बदल जाए, और इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। रेत और नैप्थालीन, यानी रेत मतलब बालू और नैप्थालीन, नैप्थालीन नैप्थालीन को यदि मिला के गर्म कर दिया जाए तो बालू अलग हो जाएगा और नैप्थालीन अलग हो जाएगा। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहेंगे, और ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए कुछ बातें हो जाए और इस क्वेश्चन को बनाया जाए। कहता है मैंगनीज ऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना आएगा? तो मैं मैंगनीज का निकाल देता हूं, -4 +4 आ जाएगा इसका मैंगनीज का। यहाँ पे पहला में +4, दूसरा में देख लेते हैं H2SO4 है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -8 +2 +6 आ गया सल्फर का। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 +2 आ गया। सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में +4 +1 -4 +3 आ जाएगा एल्युमिनियम का। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का +4 आया, सल्फर का 6 आया, कैल्शियम का 2 आया और एल्युमिनियम का 3 आया। तो आप जरा चेक कर लेते हैं किसका किसका क्या आया। 6 किसका आया? तो इसका आया। 2 किसका आया? तो इसका आया। 3 किसका गया? तो इसका गया। 4 किसका गया? तो इसका आया। यानी 4 किसका है? तो सी का। चलिए 1 का 3, 1 का 3 एकदम सही है। बी का 4, बी का 4 एकदम सही है। सी का 1, सी का 1 एकदम सही है, और डी का 2 एकदम सही है। ए वाला सही है, इसको अलग से बना भी देते हैं। कैसे कैसे इसका रिजल्ट आया? MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर
कैसे निकालेंगे? तो एक ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -4, जीरो करने के लिए +4, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आया। सल्फर डाई सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? तो एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8, एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का +2, जीरो करने के लिए +6 हमने लिख दिया। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो एक ऑक्सीजन का -2, तो कैल्शियम का बराबर करने के लिए +2 लिखे, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक था आपका एल्युमिनियम, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड था, में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? तो एक बार चेक कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन का -1, 4 हाइड्रोजन का -4, सोडियम का +1, कितना लिख दे कि हर हिसाब जीरो, तो +3, +1, +4, -4 सही हो गया, जीरो हो गया। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। तो याद रखिएगा, MnO2 में मैग्नीज का +4, सल्फर में +100, कैल्शियम ऑक्साइड में +2 और एल्युमिनियम के +3, हमने वही टिक मारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया दर को धीमा कर देता? कौन सा धीमा कर देता है? 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धीमा कर देता? तो उत्प्रेरक वर्धक बढ़ा ही देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, धीमा करने वाला कोई नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 35 का डी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी। चलिए, कोई धीमा करने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा क्षेपी है? पानी का वाष्पीकरण ऊष्मा शोषी है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा क्षेपी है। ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण है, यहां से ऊष्मा निकलता है, यहां से ऊष्मा निकलता है। बिना बुझा हुआ चूना को यदि जल में डालेंगे तो यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यहां से भी ऊष्मा निकलता है। कपूर को गर्म कीजिएगा तो इससे ऊष्मा नहीं निकलेगा, ये तो हवा में उड़ जाएगा। चलिए, ऊष्मा शोषी हो गया। तो दूसरा और तीसरा इसका सही जवाब है। तो सही है दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? विस्थापन का मतलब होता है किसी को हटा के देना। सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु। कॉपर धातु किससे बरियार है? तो सिल्वर से बरियार है, ये देगा। सोडियम से कमजोर है, लोहा से कमजोर है, मैग्नीशियम से कमजोर है एक्टिविटी के मामले में। तो एक्टिविटी के मामले में कॉपर बरियार है सिल्वर से, और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा और ये तुरंत देगा। ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट, ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट और चांदी को अलग जाना पड़ेगा। तो ये जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। सिल्वर कमजोर है तांबा से, सोडियम पर कमजोर नहीं है, लोहा कमजोर नहीं है, मैग्नीशियम भी कमजोर नहीं है। हाल फिलहाल पिछले साल के क्वेश्चन। संक्षारण कोरेजन का उदाहरण है, सिल्वर पर काले रंग का परत जमना, सही बात। तांबे पर हरे रंग का परत जमना, सही बात। लोहे पर भूरे रंग का परत जमना, सही बात। उपयुक्त तीनों सही बात। ये हो गया डी। अब हमारे पास सेकंड लेसन भी समाप्त हो चुका। तो हम लोग अब अगला लेसन, थर्ड लेसन करेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक उनके लिए है जो 11th-12th में थोड़ा सा भी केमिस्ट्री पढ़े हैं। जो 11th-12th में केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, 11th प्लस 12th में केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, उनके लिए क्वेश्चन बैंक नहीं है। उनके लिए मैं फाउंडेशन बैच लेके आऊंगा, उनके लिए मैं फाउंडेशन बैच लाऊंगा। और फाउंडेशन बैच में मैं क्वेश्चन बैंक बाद में करवाऊंगा, पहले तो मैं लेसन बाय लेसन पढ़ाऊंगा। लेसन बाय लेसन
को पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक कराऊंगा। तो इस बार क्वेश्चन बैंक उनके लिए है जो इस बार 71 पीटी 2025 में एग्जाम में बैठने वाले हैं, ताकि क्वेश्चन बैंक का रिवीजन हो जाए। जो बैठने वाले नहीं हैं, जिनका 72 पीटी होगा, जिनको ए होगा, बीपीएससी ए वाला में जाएंगे, उनके लिए मैं फाउंडेशन बैच अलग से पढ़ा दूं। तो इस बार 71 पीटी देंगे, उनके लिए यह 72 वाला के पूरा फाउंडेशन बैच पूरा विस्तार से चलेगी, उसमें टेंशन नहीं है। कभी कभी ये वीडियो पसंद पड़े तो इसको पढ़ लीजिए, हो सके तो लाइक कर दीजिए, लगे किसी और आदमी के लिए है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आपकी इरादा, आपकी इच्छा। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा, हमारे जितने भी बड़े भाई हैं सब लोग को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद मैं करना, सब लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। आज यहीं तक, मैं अगला दिन अगला लेसन लेके आऊंगा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।